हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल की जो ये महा सीरीज चलाने जा रहे हैं, हम एनसीईआरटी पैच चलाने जा रहे हैं जिसको अभी लॉन्च किया जाएगा, इसमें आपका स्वागत है। और हमारी इस एनसीईआरटी सीरीज का जो बैच है, इसका मेन उद्देश्य रहेगा कि आपकी प्री मेंस की तैयारी को इस तरीके से करवाना कि आपको चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, कहीं पर भी आप ब्लैंक ना हो, कहीं पर भी आपके पास सूचनाओं का अभाव ना हो, कहीं पर भी आपको कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आए, इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और जिसमें किसी भी तैयारी का पहला फेज, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट बीसीएस हो, चाहे कहीं भी जीएस अगर आपको पढ़नी है, कहीं की किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो है एनसीईआरटी। पिछले कुछ साल के प्री के पेपरों और मेंस के पेपर को विश्लेषण करके ये पता लगा कि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जो लोग 2024 और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए इस समय एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। 24 वालों को थोड़ा जल्दी इसके साथ कंप्लीट करना होगा और 25 वालों का बिल्कुल आराम से इसको करना। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम सिविक्स के अंतर्गत, जो छठी क्लास की जो आपकी है सेक्स सिविक्स, इसके अंतर्गत आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हमारे द्वारा ये रखा गया है। और इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हमें एनसीईआरटी का महत्व समझना है, कैसे हमारे लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और कैसे इसके इंपॉर्टेंट को हमें प्रयोग में लाना है, हमें यूज करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को समझ करके आपके प्री मेंस और बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा आपकी एग्जाम। इसी उद्देश्य से ये बैच चला जा रहा है। इसमें इससे पहले आपको एक वीडियो हमने डिस्कशन किया था जिसके अंतर्गत प्री में, मेंस में और इंटरव्यू के लेवल पर या आंसर राइटिंग के लेवल पर आपकी एनसीईआरटी किस तरीके से सहायता कर सकती है, ये एक एक पॉइंट को आपको डिस्कशन किया गया था। आपको पॉइंट हम इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको शेयर कर देंगे। अब आज हम समझेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। कई बार हमारे मन में यह था कि हम एनसीईआरटी के आपको डायरेक्टली हमारी तरफ से नोट्स बनाएं, उनको बना करके आपके साथ डिस्कशन करें और आपको शेयर करें। एक तरीका तो ये होता है एनसीईआरटी का, जो बहुत सारे लोग बहुत सारी कोचिंग इसको पढ़ाते हैं, जहां आपको एनसीईआरटी किताब का दर्शन तक नहीं होता, जहां आपको इसका दर्शन तक नहीं होता एनसीईआरटी की किताब का। ठीक है ना? केवल वो अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं और उसी नोट्स को फिर आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम आपके सामने एनसीईआरटी भी रखें और आपके सामने नोट्स भी बनवाएं और एक एक शब्द को आपको समझा करके आपको लिखवाएं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हमें रेफरेंस कहां से लिया गया है। जैसे यदि मैं आपको नोट्स बना के दे दूं, नोट्स में लिख दूं विविधता एक टॉपिक है, लेकिन यहां जो विविधता को समझाया गया है वैसा मैं आपको डायरेक्ट नोट्सों में नहीं समझा सकता। डायरेक्ट नोट्सों में मैं डायरेक्ट सिंपल सी विविधता का टॉपिक बताऊंगा, लेकिन जो एनसीईआरटी ने छठी क्लास की इस एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक है आपका विविधता, उसको जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जो हर कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं समझता, वो भी उस डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ जाएगा और अपने चारों ओर उस डाइवर्सिटी को फील करेगा, देखेगा। और डाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, चाहे प्री में आए, चाहे मेंस में आए, चाहे आपसे इंटरव्यू में भी पूछे, चाहे आप सोसाइटी में डिस्कशन भी करें इस मुद्दे पे, तो भी आप उसका बहुत सिस्टेटिक तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली उसका किसी को जवाब दे सके, किसी को समझा सकें, उसको प्रेजेंट कर सके और उसका आंसर राइटिंग में यूज कर सके। अगर उससे जुड़ा हुआ प्री का सवाल भी है तो उसको सॉल्व कर सके। इसलिए हमारा पढ़ाने का तरीका यह रहेगा कि हम आपको एनसीईआरटी में से डायरेक्ट पढ़ाएंगे और उसी में से फिर आपको नोट्स बनाएंगे और इन नोट्सों को फिर आपको पीपीटी के थ्रू आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप इनको अपने हिसाब से फिर यूज कर सके, अपनी कॉपी में लिख के, अपने छोटे नोट्स बना करके, या इनको डायरेक्टली पीडीएफ भी अपने पास रख करके भी आप अपने से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा ये तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम आपको समझाएं मेन उद्देश्य एनसीईआरटी का यूज कैसे करना है, और कोई भी फैक्ट हम यहाँ लिखवाने से नहीं चूकेंगे।
आपको फैक्ट लिखवाएंगे। अगर हम आपको डायरेक्टली प्रिंटेड नोट्स दे दे, तो प्रिंटेड नोट्स तो मार्केट में पड़े हैं, किताब है, आप जाकर लेके आ जाइए। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में जिसमें एनसीईआरटी को आपको बताया गया, लेकिन वो एक इन्फॉर्मेशन मात्र होती है। वहां आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको लगता है कि सब कुछ आ गया, लेकिन यहाँ आप एनसीईआरटी को समझोगे कि एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंट और कैसे मैं इसका यूज कर सकता हूँ एग्जाम के। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत, हमारी पहली क्लास जो हो रही है, इसमें हम पॉलिटी के अंतर्गत छठी क्लास से ही उठा रहे हैं, छठी क्लास की एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं, ताकि जिनका पॉलिटी ऑप्शनल नहीं रहा है, क्योंकि छठी क्लास की जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं वो कई हमारे अदर जीएस के पार्ट से भी जुड़े हुए, उनको भी इसमें डिस्कशन करने की पूरी कोशिश की जाए। तो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप हमारे टेलीग्राम को इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, इसको लाइक, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझ लें। ये पीपीटी में पीडीएफ में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, सिंपल सा। देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी वो आप समझ लें। सबसे पहले एनसीईआरटी, अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी एक एक चीज अच्छी समझाऊंगा। एनसीईआरटी का महत्व, हालांकि मैंने आपको समझना है महत्व। तो महत्व आपको मैंने इसका बताया था प्री के हिसाब से, मेंस के आधार पर, और आपके इंटरव्यू, तीनों में अगर बात करूं। प्री में अगर मैंने आपको बताया था से आपके 60 से 70% बेसिक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। मेंस में मैंने आपको बताया था कि आपके एनसीईआरटी है वो मेंस के अंतर्गत आपको आंसर राइटिंग में, ठीक है ना। ये पीडीएफ वैसे हम बहुत अच्छे से साफ से लिखेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो के साथ इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। और एनसीईआरटी इंटरव्यू में कैसे करती है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब देने में। जैसे आपसे डाइवर्सिटी के बारे में पूछ ले, सिंपल सवाल पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू में, डाइवर्सिटी को क्या समझते हैं आप, डाइवर्सिटी तो बताइए, हमारे चारों डाइवर्सिटी कहाँ देख रही है, डाइवर्सिटी का संविधान से क्या संबंध है, डाइवर्सिटी एक सोसाइटी के लिए कैसे अच्छी होती है बुरी होती है। तो इसके क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी आपका अगर सोशल इशू, सोशियोलॉजी आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। और हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने गए उस समय कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया, कोई जातिगत दंगा हो गया, तो हो सकता है आपकी विविधता वाले टॉपिक का महत्व बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके, अब मेरा तरीका है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनसीईआरटी किताब को पढ़ना कैसे। यानी कि एनसीईआरटी बुक है को पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। अगर इसकी मैं बात करूं, तो एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, वो सबसे पहला काम ये करना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो एनसीईआरटी का, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो, जो भी आप एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप एनसीईआरटी की जो बुक है, वो बुक है, बुक्स की इंडेक्स देखें। देखें, बुक्स की इंडेक्स देखें, कोई भी बुक है उसकी इंडेक्स देखें। जैसे मैं ये छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा हूँ आपके पास, क्लास 6 की एनसीईआरटी, अगर मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसकी इंडेक्स देख रहा हूँ कि कौन से टॉपिक है जो हमारे किस सब्जेक्ट में कहां पर काम आ सकते हैं। इंडेक्स देखें और पता लगाएं कि इसके टॉपिक से हमारे सिलेबस से कैसे जुड़े हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पता लगाएं कि इसके टॉपिक हमारे सिलेबस से कैसे जुड़े, हमारे सिलेबस में इसके टॉपिक है वो कैसे जुड़े, उनके बारे में पता लगाएं। और इसके लिए आपको चाहिए कि आपको PYQ एंड सिलेबस को सिलेबस और PYQ को बहुत अच्छे से समझें। तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है तो सबसे पहला काम करना है कि इस बुक्स के माध्यम से अगर उसको पढ़ना चाहते हो तो इस बुक्स के माध्यम से सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो पहला काम आपको कभी भी एनसीईआरटी पढ़नी है, सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहेगा, हम आपको समझाएंगे कि देखो अब इस एनसीईआरटी की यूज देखो, ये एनसीईआरटी कैसे हमारे लिए यूज होगी। तो ये छठी क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहला टॉपिक है विविधता की समझ। सबसे पहला टॉपिक क्या है? विविधता की समझ। अब विविधता की समझ वाला ये टॉपिक अगर मैं बात बोलूं तो विविधता की समझ वाला ये टॉपिक आपके, अगर मैं कहूं तो ये आपके सबसे पहली बात है, ये आपके GS फर्स्ट सोशल इशू में काम आएगा। कहां पर काम आएगा? सोशल इशू में काम आएगा। सबसे पहले ये सोशल इशू के अंतर्गत आपको काम आएगा। सोशल इशू में आपके किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है? तो सोशल इशू का टॉपिक है आपका विविधता, वहां आपके समझ में आएगा। ठीक है ना? सेकंड, अगर आप मुझे विविधता एवं भेदभाव, तो दोनों शब्दों को नॉर्मली लोग विविधता और भेदभाव को लेकर कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, दोनों शब्दों को एक मान के बैठते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। यहां आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि विविधता किस तरीके से होते हैं, विविधता और भेदभाव एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक आपके कहां से हैं? सोशल इशू से। सोशल इशू में भारतीय समाज की विशेषता और विविधता के लिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अजू उसके अलावा यहां देखेंगे आप, यह है सरकार क्या है और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये है आपके पॉलिटी के GS2 में, ये आपके GS2 में आएंगे, जहां पर आपको कई बार लोकतांत्रिक सरकार प्री में भी आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर के सबसे बेस्ट शब्द कौन सा है, सबसे बेस्ट निष्कर्ष कौन सा है, तो वहां आपके सवाल ही आएंगे। फिर थर्ड पूछा लोकल गवर्नमेंट, ये आपके GS2 के अंतर्गत सिलेबस है आपका प्री एंड मेंस का, लोकल गवर्नमेंट, वहां लोकल गवर्नमेंट से ये सवाल आपके पास आए। ठीक है नहीं? लोकल गवर्नमेंट से ये सवाल है वो आपके पास आएंगे। इसके बाद आता है आजीविका। आजीविका आपके अगर टॉपिक की बात करूं मैं, ज्योग्राफी में भी आता है और ये आपके इकोनॉमी में आता है, इसलिए आपके GS3 के लिए ये काम आएगा अच्छे से। किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए GS3 के अंतर्गत ये अच्छे से आपके काम आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझना है। अब मेरा अगला अगर इसमें रहेगा, देखो मैं इसमें कैसे पढ़ाएंगे, अगला फोकस आपको सबसे पहले करना है कि जो भी टॉपिक है, जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनको सिलेबस से जोड़ो, तथा उनके महत्व को समझना है। सिंपल, यहां तक आपको इतना काम करना है कि टॉपिक्स को जोड़ करके सिलेबस से जोड़ना है, उनके महत्व को समझना है। इसके अलावा अगर आपको देखें, इसके अलावा जब भी आप ये पढ़ो, इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ते समय, एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, सबसे पहली पहली तो आपको यही समझना है कि कोई PYQ एंड सिलेबस से जोड़ो। इसके टॉपिक्स को जोड़ो। यानी मैंने डायरेक्टली जोड़ा है। मैं आपको बताऊंगा विविधता का सवाल यहां से UPSC GS1 में पूछा गया है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा इसमें। GS1 2019 में एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, जो किसी भी दुनिया के नोट्सों में ज्यादातर उसका प्रयोग नहीं किया गया, आपको कोचिंग के नोट्सों में प्रयोग नहीं है वो सब, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा उसका जवाब। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से। आप बस समझते जाइए, एक चीज को समझे,
एक तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि भाई इसके टॉपिक्स आपको देखने हैं कि भाई जैसे विविधता होगी तो मेरे प्री में सवाल कैसे आए, अगर मेरा इसमें से कोई सवाल, अगर इसका कोई क्वेश्चन मेंस में आया तो कैसे आया, वो आपको सबसे पहले समझना है कि कैसे आ रहा है। उसका आंसर लगना ना लगना अलग बात, आपको आंसर नहीं देना, जस्ट आपको समझना है। पहला काम ये करना है। दूसरा, कीवर्डों पे फोकस करो। कीवर्ड्स को समझे। जैसे पहला कीवर्ड्स है इसमें, एग्जांपल देखे विविधता। एग्जांपल अगर इसमें देखें, जैसे एग्जांपल अगर देखें, जैसे है विविधता, और एक है आपका भेदभाव, और एक है आपका समानता। इसमें आएंगे जब, इनको समझना है कि विविधता का मतलब क्या है ना। इनको समझना है कि ये क्या है ना, तथा इनमें क्या संबंध है। आपको ये बस छोटी चीज देखो, आपको बेसिक से पढ़ना है, चीजें एक एक समझनी है। और यही आंसर राइटिंग में आपके शब्दों का चेन को दिखाएगा। कीवर्ड्स आपके आंसर राइटिंग में शब्दों के चेन को डिसाइड करेंगे। अगर आप आंसर राइटिंग में अच्छे कीवर्ड्स यूज करेंगे तो आपका शब्द, आपकी आंसर राइटिंग बहुत इफेक्टिव होगी। क्योंकि इसमें आगे देखो, क्योंकि एक तो अच्छे समझे, और दूसरी बात, इन्हीं कीवर्डों को, इन्हीं कीवर्ड्स को मेंस आंसर राइटिंग में आपको प्रयोग करना है। इन्हीं कीवर्ड्स, जैसे यहाँ डाइवर्सिटी होगी, जैसे इसमें विविधता होगी, और जैसे इसमें भेदभाव हो गया, तो इनका मतलब क्या है टेक्निकली, किस तरीके से इनको आपको फुटअप करना है। इनको अच्छे से समझना है, समझोगे तो इनका यूज कर पाओगे, और एक एक चीजें समझाइए। अब आप छोटी सी चीजें पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केस स्टडी, केस स्टडी कोई दी गई हो तो उसको लिखना है, ठीक है। फोर अगर चीज हम देखें, फोर इसका क्या यूज कर, मैपिंग के स्थान, नदियां इत्यादि, तो मैपिंग की जगह देखनी है। उसको नोट डाउन करना है अच्छे से, क्योंकि इनको हमें यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई, इसमें जो ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत जगह, इसमें कोई कोर्ट हो, इसमें कोई कोर्ट हो, कोई स्टेटमेंट हो, जो आपके, हर एक चीज हो, कोर्ट हो, स्टेटमेंट हो, इसके अलावा स्टोरी हो, स्टेटमेंट्स, स्टोरी इत्यादि को ऐसे के लिए ध्यान रखना। हम अलग अलग तरीके से कोट पढ़ते रहते हैं, गांधी जी ने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा, सारे महत्वपूर्ण कोट आपको कहीं न कहीं दिखी जाएंगे पूरी एनसीईआरटी। डोंट वरी, आपको छोड़ना है, उसको नोट डाउन करना है। ये आपको एक चीज ध्यान रखनी, ठीक है। इसके बाद आते हैं शब्दावली के अर्थ को समझना है, ठीक है ना। सात, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, महत्वपूर्ण रिपोर्ट, डाटा, डायग्राम, चार्ट, चित्र,
इत्यादि को प्रयोग में लेने का तरीका सीखना है। कैसे यहाँ पर देखो, आप देखोगे इसमें प्रेजेंटेशन में कि कहाँ पर डायग्राम यूज किया गया है, कहाँ पर चार्ट यूज किया गया है, कहाँ पर फिगर दिखाया गया है, कहाँ पर मैपिंग दिखाई गई है। तो आपको वही चीज समझनी है अपनी आंसर राइटिंग में। इसलिए आपको ये चीजें दिखाई जा रही है, इसलिए मैं आपको इनको दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने प्रेजेंट किया है। मेरा उद्देश्य आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि एनसीईआरटी आपकी आंसर राइटिंग में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपके फैक्टों में, आपके डेटा में, आपकी केस स्टडी में, आपके ऐसे में, आपके थिक्स में, GS 1 2 3 4 के अलावा ऑप्शनल में किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है, किस तरीके से ये आपके आंसर राइटिंग को बहुत मजबूत कर सकती है, सभी से अलग कर सकती है, वो आपको यहां से समझना है कैसे। ये देखो, ये लाइन ऐसे में बहुत अच्छे से काम आती है जब आप ऐसे यूज करोगे। मैं आपको बताऊंगा इनका ऐसे में कैसे यूज हो सकता है। बस आपको इनको समझना है कि कैसे एनसीईआरटी का हमें यूज करना है, क्योंकि हम उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, डाटा, डायग्राम, चित्र इत्यादि को प्रयोग में लेने का तरीका सीखना है। लेने का तरीका सीखना है, एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट है और हम एनसीईआरटी के साथ पढ़ते रहेंगे तो और पॉइंट मेरे साथ मन में और आएंगे, क्योंकि अभी जो चीज आती है सबसे पहले इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, देखो, अध्याय 1 विविधता की समझ। अध्याय 1 विविधता की समझ, तो पहला टॉपिक है अध्याय फर्स्ट, सिविक्स, क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसको हम देखेंगे। और टॉपिक है आपका विविधता। टॉपिक क्या है? कि समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है ना, कि विविधता की समझ है वो आपको देखनी है, कि विविधता को जानना है, समझना है कि कैसे इसका यूज होता है, कैसे। तो आपको वो चीज देखनी है। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी जाते हैं। जो चीज लिखने वाली होगी उसको आपको लिखाया जाएगा, जो आपकी समझने वाली होगी उसको समझाया जाएगा। इसमें चित्र के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, और आपको इधर एरो के थ्रू, हर चीज को आपको इसमें दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे आपके सामने सिंपल सी मैंने रखी है, ये क्या कह रहा है, यहाँ देखिए आप, सिंपल सा क्या पढ़ते हैं आप, सबसे पहले हम समझे तो ये कह रहा है कि आप अपनी इच्छा के चारों तरफ नजर डालिए, क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरफ दिखता है। देखो, ये ऐसे की शुरुआत जब भी आपको मान लो विविधता में अगर ऐसे लिखना है तो आप, अगर कभी भी ये देखो, ये अगर विविधता पे ऐसा लिखना है, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इस टॉपिक का अगर महत्व समझे हम, इस टॉपिक का महत्व वो समझ लेते हैं एक बार। का महत्व अगर समझे हम, इस टॉपिक का अगर मैं महत्व बताऊं आपसे, तो इस टॉपिक का महत्व आप कहाँ का यूज कर सकते हैं। देखो, पहला पहला तो ये टॉपिक आपका एक ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है, ऐसे में। पहला सबसे बड़ी बात है, ऐसे में विविधता एक टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अभी आपको समझ, आप देख सकते हैं कि अगर सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रवाद की राजनीति, है ना, और ऐसी घटनाएं यदि बढ़ेगी तो यूपीएससी आपको डाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टेट पीजीएस में ऐसे लिखवा सकती है, या यूपीएससी में आपको ऐसे लिखवा सकती है। तो ऐसे में और ऐसे में ये टॉपिक ऐसे में यूज हो सकता है। ठीक है, एक तो आपको ये करना है, ऐसे में प्रयोग होगा, और ऐसे सिंपल सा आ सकता है विविधता को लेकर। तो ऐसे का इंट्रो यहां से लिखना है, ऐसे का इंट्रो कभी भी आपको लिखना है इस तरीके, कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है तो इस तरीके की आपकी समझ होती है। जैसे ये विविधता की बात कर रहे हैं, तो विविधता की इसने सिंपल से स्टार्ट की है कि भाई देखो, चारों ओर आप अपनी नजर दिखाइए। जब आप चारों ओर नजर देखोगे तो हर व्यक्ति आपसे भिन्न है। अब वो व्यक्ति आपसे रंग में भिन्न हो सकता है, वो व्यक्ति आपसे पहनावे में भिन्न हो सकता है, वो व्यक्ति आपसे खान पीन में भिन्न हो सकता है, उस व्यक्ति की फिजिकल वैरायटी आपसे भिन्न हो सकती है, उस व्यक्ति की मानसिकता आपसे भिन्न हो सकती है। इस प्रकार चारों ओर जो ये विभिन्नताएं हैं, यही आपकी विविधता है। जो हमारे चारों ओर जो विविधता है, भिन्नता है, यही आपकी विविधता है। अब आप सोचिए कि यदि पूरे इस मानव के इतिहास में यदि विविधता नहीं होती, सभी व्यक्तियों की शक्ल एक जैसी होती, सभी व्यक्ति एक जैसे खान पीन खाते, सभी व्यक्ति एक जैसे कपड़े पहनते, तो कोई किसी को पहचान नहीं पाता।
इसलिए विविधता समाज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। तो विविधता पर ऐसे आए तो चारों ओर देखिए कि जब हम चारों ओर नजर लगते देखते हैं तो हर व्यक्ति अपने में एकदम अद्भुत है, अद्वितीय है। वो केवल खान पीन में ही नहीं, बल्कि पहनावे में, रहन सहन में, बोलने में, शारीरिक बनावट में। और ये चारों ओर जो विविधता दिख रही है, ये विविधता हमारी जीवन का सबसे अद्भुत और रोचक क्षण है। अगर जीवन में विविधता नहीं हो तो जीवन नीरस हो जाए। इसलिए विविधता पे जब भी आप लिखें तो बोला विविधता हर तरह की है। अब विविधता को आप समाज में ला सकते हो, उस विविधता को व्यक्ति के जीवन में ला सकते हो, उस विविधता को भारतीय संस्कृति में जोड़ सकते हो, उस विविधता को ग्लोबल लेवल पे ला सकते हो। और बोलो कि ये विविधता बहुत ही जरूरी है और मानवीय विकास का आधार है। इसलिए विविधता राष्ट्रीय विकास में बाधा नहीं बनती, बल्कि विविधता राष्ट्रीय विकास को सक्षम बनाती है, राष्ट्रीय कल्चर को आगे बढ़ाती है। वही आपको इसमें समझाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है कि मैं इस टॉपिक का कहाँ यूज कर सकता हूँ। बस अब ये नहीं है, अब ये आपको मैं पढ़ा था, अगर नोट्स बना के आपको मैं इसको दे दूँ तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली विविधता क्या होती है एक कॉपी यहाँ से निकालूंगा, थोड़ा सा लिखवा दूंगा। लेकिन किस तरीके से आप इस टॉपिक को यूज कर सकते हो वही बताने की हमारा टारगेट है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिख सकते हो कि यार मुझे कैसे, अगर कोई टॉपिक आए ऐसे का ऐसे स्टार्ट करना है इस तरीके से। इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे का टॉपिक, ऐसे का इंट्रोडक्शन यदि आप क्वेश्चन में भी स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छी बात। चारों ओर की घटनाओं के रूप में स्टार्ट करोगे तो उससे बेस्ट क्वेश्चन कहीं होंगे, उससे बेस्ट ऐसे आपका स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। कोर्ट जो आप कोर्ट से स्टार्टिंग करते हैं उससे 100 गुना इफेक्टिव स्टार्टिंग होती है यदि आप इस तरीके से करें। आप सोच सकते हो कि एनसीईआरटी आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करना सिखाए। तो अब देखते हैं ऐसे के टॉपिक में आएगा। इसके अलावा जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड में, और जीएस थ्री में, जीएस थ्री को फोर में यहाँ विविधता का टॉपिक है ना। यहाँ विविधता का टॉपिक है जो आपको काम आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी और आगे बढ़े। तो सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक यहाँ बैठे पढ़ने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा सा काम दे, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से। देखो इसको पढ़ने के बाद आपके मन में एक एक समझ डेवलप हो जाएगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में ब्लैंक नहीं रह सकते गारंटी। आपके पास सूचनाएं जरूर होंगी, बस थोड़ा सा फैक्ट आपको करंट से लेने, थोड़ा फैक्ट आपको दुनिया के नोट्सों से लेने, बाकी सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ से लेने। इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा टाइम दीजिए इसको। ठीक है, सिंपल सा एक बार आप समझ गए तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है विविधता की अगर बात करें, विविधता को देखो डायग्राम से समझते हैं। क्योंकि विविधता विविधता एक तो चारों तरफ है, चारों तरफ है। अगर आप चारों तरफ देखोगे, चारों तरफ देखेंगे कैसे, एक तो धर्म में, एक आपका रहन सहन में, एक आपका शारीरिक बनावट में। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार, यानी कि भाषा, त्योहार, ठीक है ना, खान पान, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये सभी क्या है, विविध, ये सभी क्या है विविधता के रूप में। ये सभी क्या है विविधता के रूप है। चारों ओर अगर हम देखेंगे विविधता हमें चारों ओर देखी जाएगी, है ना। ये जो विविधता है आपको दिखती है चारों ओर, ये इन्हीं विविधता को, इन्हें भिन्नता भी बोलते हैं। इन्हीं भिन्नताओं को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा। तो अब यही बात है, इसमें यही बात बताई गई है किस तरीके से हम विविधता को समझें। तो विविधता विविधता हमारे चारों ओर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनका आधार संस्कृति, भूगोल, संस्कृति, भूगोल, व्यक्ति, समाज, ये सभी होते हैं। इन विभिन्नता को ही हम विविधता कहते हैं। क्या ना, एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की जो भिन्नताएं होती हैं
वो भिन्नता ही क्या होती है, आपकी भिन्नताएं होती है। लेकिन ये भिन्नताएं भेदभाव पर आधारित नहीं, बल्कि ये चारों ओर प्राकृतिक। अगर कोई विविधता मानव निर्मित है, तो हो सकता है वो भेदभाव में बदल जाए। ये शब्द आपको समझना है, थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे। अब बात आती है भारत की। ये कह रहा है कि देखो, इन्हीं विभिन्नता के कारण भारत में विविधता है, और इन्हीं के बाद भारत में क्या है, इसी इन्हीं से भारत में विविधता है। ठीक है ना? तो आपको बता, अभी आगे हम इस टॉपिक में जानेंगे कि देखो, विविधता हमारे जीवन के लिए किस प्रकार बेहतर हो सकती है, भारत में अपनी विविधताएं कैसे हैं, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का भाग हो सकती है। कुछ उत्तर पाने के लिए हमें ये पाठ करना है। अर्थात हमें ये समझना है। अब देखो, ये खुद बताएगा, एनसीईआरटी कई बार आपको खुद बताती है। आपको क्या पढ़ना है इसमें, इस टॉपिक में आपको पढ़ना है आगे कि देखो, इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। देखो, हमें ये सीखना है कि देखो, विविधता सबसे पहले ये क्या है, इसका महत्व, भारत में विविधता, ठीक है ना, और भेदभाव वर्सेस विविधता, ठीक है ना, और एक है असमानता वर्सेस विविधता। ठीक है ना, हम कई चीजों को यहाँ पर अच्छे से जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, तो यहां तक हमने इसको पढ़ा है। अब आगे चलते हैं, सिंपल सा। अब थोड़ा सा ये क्या है कि छठी क्लास की एनसीईआरटी है, तो थोड़ा सा आपको कहानी सुनाएगी। तो आप देखो, कहानी को पढ़ना, लिखना नहीं है उस कहानी को, सिर्फ पढ़ना है, और उससे जस्ट आपको समझना है कि विविधता किस तरीके से होती है। और वो कहानी एक बार मन में बैठ गई, कोई भी आपसे विविधता के बारे में पूछेगा, आप बहुत अच्छे से उसको विविधता के बारे में बताएंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान है। ठीक है, तो मेरा जस्ट इस वीडियो के अंतर्गत हमारा एनसीईआरटी पढ़ाने का तरीका इसी तरीके का रहेगा, ताकि आपको बहुत इफेक्टिव वे में आपकी थिंकिंग डेवलप की जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, आप किसी टॉपिक पे अच्छे से विचार कर सकते हो और उस पर अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। इससे कि कोई क्वेश्चन चाहे कैसे भी घूम के हो, आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मेंस में, प्री में, कहीं पर। जैसे प्री में सवाल हो सकता है कि क्या विविधताएं भिन्नताएं होती है। क्या विभिन्न प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि विविधता का मतलब है भिन्नताओं का पाए जाना, समानताओं का पाए जाना, असमानताओं का पाए जाना, भेदभावों का पाए जाना, निम्न में से कौन सी। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी कई बार उठाए जाते हैं। तो वहां आप ब्लैंक मत हो जाना, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं, बस समझना है एक बार। हम अभी समझाने के हिसाब से आपको बता रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम से हम जल्दी इसको टॉपिकों को लेकर चलेंगे। ठीक है ना? अब सिंपल एक कहानी पढ़नी है बस, इस कहानी में से कुछ लिखा नहीं है, ये कहानी के थ्रू आपको समझा रहे। देखो, अब देखो, बच्चों की तरह छठी क्लास के एनसीईआरटी तो चित्रों में बच्चों को समझाएगा, प्रेजेंट है। तो अगर आप कोई चीज को प्रेजेंट करना चाहते हो, और उस प्रेजेंट का तरीका अगर आप चित्र के माध्यम से दिखा दें, तो आप इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, चित्रों के माध्यम से, ये यहाँ कपड़े अलग पहनाए, यहाँ कपड़े अलग पहनाए, यहाँ कपड़े अलग पहनाए, अर्थात ये पहनावे के आधार पर विविधता बता रहे हैं। तो विविधता इस तरीके से दिखाने की ये कोशिश की जा रही है। अब इसको पढ़ते हैं आगे, सिंपल सा। आपके में तीन ऊपर के बच्चे चित्र में रखे हैं, खाली बक्से में आप इस चित्र को देखें, तीन चित्र आपको दिखाएंगे। ये सब चीज आपको बता रहा है कि चित्रकारी में किस तरीके से आपको अलग अलग चीजें दिखाई देगी। ये आपको सिर्फ दिखा रहा है, इसको देखो नहीं है ना, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे बढ़िए इसमें। ये सारी जो दिख रहा है, ये कह रहा है कि ये चित्रकारी में जो अलग अलग चीजें दिख रही है, ये क्या है, भिन्नताएं हैं। और यही भिन्नताएं फिर डाइवर्सिटी का रूप देती है। आपकी देखो, ये कह रहा है, अपनी अध्यापिका की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए कि आप में कितनी साथियों को जवाब एक जैसे हैं। ध्यान रखना, वो ऊपर ये डायग्राम दिया, देखो कैसे, ये कैसे समझाने की बात करें कि आपसे पूछा है, बाहर जाते समय क्या आप क्या पसंद करते हो, आप घरों में किससे बात करते हो, आपका पसंदीदा खेल क्या है। अब अब मुझे एक के बारे में किताब पढ़ना पसंद है, आपको किसके बारे में किताब पढ़ना पसंद है। तो ये कह रहा है कि जब आपकी पसंद अलग अलग है, तो आपकी विविधताएं भी अलग अलग होंगी। यानी कि विविधताओं का एक आधार व्यक्ति की सोच भी हो सकती है। विविधता का एक आधार, ये बात सही है, भूगोल भी होता है, समाज भी होता है, और अर्थव्यवस्था भी होती है, राजनीति भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा आधार विविधताओं का एक कारण हो सकता है व्यक्ति की अपनी सोच। तो वो आपको इसमें एग्जाम्पल बताएगा। ठीक है ना? सिंपल कहा गया है इसमें, देखो इसको समझो, सिंपल क्या कह रहा है ये कि देखो, शायद ही नहीं आप, हालांकि ऐसा कई साथियों ने कुछ जवाब आपके जवाबों से
हो सकता है कि जैसे मैं गांधी जी की किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, हो सकता है चार आदमियों को भी वो पढ़ना पसंद हो, लेकिन किसी को नेहरू जी की बायोग्राफी पसंद हो, तो किसी को अम्बेडकर की बायोग्राफी पसंद हो। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। अर्थात हर समाज में अगर सोच की विविधता होगी तो समाज भी प्रगति करेगा। एक बात ध्यान रखना। तो विविधता के रूप आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को समझना है हमें। तो विविधता के रूप की अगर मैं बात करूं तो एक रूप हो सकता है वैचारिक। वैचारिक वैचारिक विविधता। जैसे वैचारिक विविधता की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है। आप सुनी होगी, एक विचारधारा है किसी को उदारवादी, ठीक है ना। जैसे एक को मतलब एक की उदारवादी, एक की समाजवादी है। यानी कि कैसे, सिंपल सा, इसका काम है लाभ कमाना। ये लाभ कमाने, किसी को लाभ कमाने सोच है, किसी का कल्याण करना। तो कल्याणकारी धारणा समाजवादी सोच को दिखाती है, और व्यक्तिगत धारणा है लाभ कमाना, आपकी उदारवादी सोच। कोई कहता है मुझे तो लाभ कमाना है, मुझे तो अमीर होना है, मुझे वो करना है, तो उसकी वैचारिक सोच है। लेकिन है विविधता है, उसकी वैचारिक सोच इस तरीके की। तो ये वही कहना चाह रहा है कि हर किसी की पसंद, हर किसी की भाषा। अब एक आपकी भाषाई विविधता हो सकती है, भाषाई विविधता। तो वही आपको समझना है। अब ये कह रहा है आपको एक दोस्ती करना, एक कहानी के थ्रू सिखाया गया है, बताया गया है कि एक और एक गरीब बच्चा, इसमें आप पढ़ लेना आपको टाइम मिले तो। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देता हूँ, पढ़ना नहीं है आपको ज्यादा। ये क्या कह रहा है कि भाई दो, एक बच्चा है, गरीब बच्चा है, अखबार पढ़ता है, फटे टूटा है, कपड़े पहनता है, बहुत गरीब है। और वो अखबार देते समय एक ट्रैफिक लाइट पे जाता है ना, तो वह ट्रैफिक लाइट पे एक अमीर आदमी की गाड़ी रुकती है जिसमें एक बच्चा और रहता है। ठीक है ना। वही कह रहा है कि ये फटे पुराने कपड़े पहनता है, भीड़ पर जाता है, ठीक है ना, उसी की ये कहानी बताई गई जैसी ये। हाँ, ये अमीर आदमी का है और ये गरीब का है। ठीक है ना। तो ये आपको देखो, ये इन दोनों में विविधता की बात की गई है कि इसकी इसकी जीवन शैली अलग है और इसकी जीवन शैली एकदम अलग है। इन दोनों की जीवन शैली, दोनों की खान पान पद्धति, लेकिन इनमें इसके बावजूद भी दोस्ती होती है। इतने अंतर होने के बावजूद भी, ये अमीर, देखो अंतर होने के बावजूद भी, ये अंग्रेजी भाषा बोलता है, ये अमीर है, ठीक है ना, ये गरीब है, ठीक है ना, अखबार बांटता है, इसका हाई बिजनेस है, ये लो बिजनेस है। तो इनमें अगर देखें तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी अंतर है। ये गरीब है, एक अमीर है, एक शिक्षित है, एक कम शिक्षित है, एक रोज, एक मतलब एक अमीर वर्ग का लड़का है। इतना अंतर होने के बावजूद भी, इतनी विविधता होने के बावजूद भी इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अर्थात विविधता व्यक्तियों में समन्वयता के बीच में कोई बाधा नहीं बनती। ये बात ध्यान रखें। जो हम विविधता को बाधा बनाते हैं, इसका मतलब वहां व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उसमें खड़ा करना दिक्कत। अदरवाइज कहीं भी किसी व्यक्ति का पहनावा, किसी व्यक्ति की भाषा दूसरे के साथ उसकी दोस्ती को नहीं तोड़ सकती, दोस्ती को बढ़ाती है। चाहे वो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो, जिनका समाज आर्थिक दृष्टिकोण एकदम अलग था। जहां कृष्ण भगवान एक मठाधीश थे, यानी कि द्वारकाधीश थे, वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं आपके सुदामा जी को, सुदामा एक गरीब पंडित थे, लेकिन दोनों के बीच में फिर भी दोस्ती। तो ये कहानी आपको उसी के बारे में बताती है। तो इस कहानी से आपको एक चीज समझनी है, सिंपल सी, कि विविधता, या मैं लिखूंगा नहीं इस चीज को, लिखिए क्या है ना, विविधता आपकी वैचारिक मतभेदों को जन्म नहीं देती यदि व्यक्ति में परिपक्वता है। यदि व्यक्ति की सोच संकीर्ण नहीं है तो उससे दोस्ताना व्यवहार बढ़ता है। इसलिए विविधता कभी सामाजिक एकता की बाधा नहीं बनती। ये कहानी आपको यही दिखाएगी, पूरी आप पढ़ लेना। कि मैं कहानी का सार बता रहा हूँ, पता नहीं आपने इस कहानी को किस नजरिए से देखा है, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि ये विविधता है। ये जो आपको एक कहानी बताई गई है, इसमें ध्यान रखना। मैं एक सिंपल सा लिख देता हूँ एक लाइन। इसमें जो समीर, दो समीर है, ध्यान रखना, एक समीर वो लड़का है, एक समीर, समीर की कहानी आपको विविधता में समन्वयता तथा एकता को बताती है। अतः
अतः भिन्नताएं, अतः डिफरेंशिएट, अतः अगर डिफरेंशिएट है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कोई मतलब अमीर है, कोई गरीब है, ये आपकी एकता के बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए, ये एक अच्छी स्थिति है। अतः भिन्नताएं एकता में बाधा नहीं बनती। इसलिए भारत को बोलता है विविधता में एकता। इसको आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, सिंपल सा हो गया, इतना आपको समझ में आ गया, ये कहानी थ्री समझा है। अगला ये कहानी बताया था कि अलग अलग धर्म है, इन दोनों का अलग अलग चीज है, और एक सब लाइन पढ़ता है सांप्रदायिक दंगे, इसको समझेंगे। सांप्रदायिक दंगे क्या? अब सांप्रदायिक दंगे वो दोनों नहीं समझ पाए, लेकिन सांप्रदायिक दंगे आपकी विविधता के बीच में एक बाधा है। सांप्रदायिक दंगे होने का मतलब है कि व्यक्ति विविधता का महत्व नहीं समझ पाया, व्यक्ति की सोच में संकीर्णता आ गई, और व्यक्ति अपनी पहचान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो सांप्रदायिकता बढ़ती। अगर हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करे, हर व्यक्ति हर धर्म के त्योहारों को अच्छे से मनाए, हर व्यक्ति, आपको देखो भारत में ध्यान रखना, विविधता को आगे पढ़े, लेकिन विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर व्यक्ति अगर इस तरीके की चीजों को करे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है विविधता। आगे इसके महत्व को समझेंगे, ये कहानी सुनो अभी तक। ये पूरी कहानी ये कह रही है कि देखो, ये सो समीर है, दो समीर है, एक समीर है, हम एक समीर जो हिंदुओं का लड़का है, और एक समीर जो मुस्लिम लड़का है। उन दोनों की भाषाएं हो सकता है समान हो, उनकी रहन सहन, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि दोनों अलग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों में क्या होता है, उनके बावजूद भी उन दोनों में दोस्ती बनी हुई है। क्योंकि उनमें वैचारिक समानता है, और वैचारिक समानता यह है कि वो दोनों दोस्त बनना चाहते हैं, वो दोनों क्या है, दोस्त बनना चाहते हैं। अर्थात एक चीज और समझे आप, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अर्थात 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 अगर मैं कहूं इसको, अर्थात सिंपल सी बात है, अर्थात एक चीज लाइन लिख लो यहां से, अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई तथा धार्मिक विविधता, धार्मिक विविधता एकता में, एकता में बाधा नहीं होती। हम्म। बल्कि ये बनाए रखती। ठीक है ना, सिंपल से। ठीक है, यहां तक हो गया, तो यही बात इसमें कही है। अब आगे देखो कि अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर और समीर दो अन्य कई मामलों में एक दूसरे से अलग है। अब ये कहा गया है कि देखो, अब आपको चीजें, वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बात में भाषाई पृष्ठभूमि अलग बात होगी, लेकिन एक चीज और है कि उन दोनों में अलग अंतर है। और अंतर क्या है उन दोनों में? उन दोनों में और भी चीजें अंतर है। और वो अंतर क्या है कि समीर एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता है, जबकि वो पढ़ बच्चा, यानी कि दोनों में, अगर मैं बात करूं तो दोनों की आर्थिक स्थिति, दोनों की शैक्षणिक स्थिति, उसमें अंतर। तो समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है ना। अगर कई ऐसे लोग हैं जो देखा जाता है गरीबी जिनकी भोजन, ये कह रहा है कि अब मामला है, अब ये समझाने की कोशिश कर रहा है टॉपिक, कि विविधता अपनी जगह अलग होती है, लेकिन समाज में जो गरीबी होती है, जो अब समाज में गरीबी ज्यादा है, गरीब है एक अमीर है, हम इसको विविधता नहीं बोल सकते। एक गरीब है एक अमीर है, यहाँ विविधता नहीं होगी। आप तो कह देगा नहीं, एक गरीब पृष्ठभूमि क्या है उसकी कल्चर अलग होगी, एक अमीर है उसकी कल्चर अलग होगी, उसका दृष्टिकोण अलग होगा, तो वो विविधता नहीं, बल्कि वो आपकी भेदभाव है, या मैं कहूँ उसको गैर बराबरी। अर्थात ये अगला कहना चाह रहा है, अगला टॉपिक है हमारा, विविधता बनाम गैर बराबरी, विविधता बनाम गैर बराबरी। और विविधता और गैर बराबरी, देखो विविधता
तो और गैर बराबरी क्या हो सकती है? गैर बराबरी हो सकता है जब अमीर और गरीब बन, ये क्या है? ये आपकी गैर बराबरी। क्या हो सकता है इसमें? ये क्या हो सकता है? संसाधनों ये अवसर का अभाव। ठीक है, ये संसाधनों क्या? ये संसाधनों की अभिन्नता का अभाव। लेकिन ये क्या है? ये विविधता नहीं है, क्योंकि विविधता तो नकारात्मक होती ही नहीं, विविधता तो सकारात्मक होती है। विविधता तो आपको अवसर देती है। जैसे कार्य की विविधता, तो एक आदमी चार कार्य कर सकता है। त्योहार मनाने की विविधता, एक व्यक्ति ईद भी मनाएगा, दीपावली मनाएगा, हर दिन त्योहार मनाएगा। महात्मा जयंती, गांधी जयंती, गौतम बुद्ध जयंती, क्रिसमस, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। तो विविधता तो व्यक्ति के अवसर देती है, लेकिन गैर बराबरी व्यक्ति के अवसरों को खत्म कर देती है। गैर बराबरी, या मैं कहूं असमानता, तो व्यक्ति के अवसरों को खत्म कर देती है। तो इसका अर्थ समझो आगे। यही ये कह रहा है कि ये जो असमानता आपको दिख रही है, ये असमानता आपकी विविधता नहीं, बल्कि ये तो गैर बराबरी है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण और दिया इसने आगे, कि जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण है, विविधता का उदाहरण है। अगर धर्म अलग अलग है तो व्यक्ति की अपनी दृष्टिकोण से अलग है, लेकिन एक धर्म जब जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो वो भेदभाव है, वो विविधता नहीं। अर्थात मैं ये कहूं कि जातिगत विविधता समानता का असमानता का पार्ट है। जातिगत विविधता सच में विविधता नहीं मानी जाती, क्योंकि वो असमानता है। जहां जबरदस्ती जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या, अगर अलग अलग चीजों में बांटा है, तो जाति व्यवस्था आपकी एक असमानता का उदाहरण है। ठीक है। अर्थात नहीं है कि कैसे, और क्या है कैसे, कि जाति व्यवस्था विविधता का पार्ट नहीं है। इसमें लिखो आगे कि जाति व्यवस्था विविधता नहीं, बल्कि असमानता है। ये क्या है? असमानता है। अर्थात इस व्यवस्था समाज में अलग अलग समूह में बांटा है, इसलिए इस बंटवारे के आधार पर लोग किस किस तरह के व्यवसाय करते हैं, जिस जाति में पैदा बदल नहीं सकते। यानी कि जाति व्यवस्था में क्या है कि बांधिशें होती है, लिमिटेशंस होती है। व्यक्ति को जिस जाति में हो जाता है, उसको उसी कार्य, उसी जाति का कार्य दिया जाता है। तो एक तरह से ये क्या है? ये आपकी विविधता का पार्ट नहीं, ध्यान रखना। तो विविध जाति व्यवस्था विविधता का पार्ट नहीं। ठीक है। अगला हमारा पास आता है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, सबसे बड़ी बात। अगला पॉइंट अगर हम देखें, अगला पॉइंट है हमारा, मैं इसको यहां पर दूं, क्या देखेंगे हम? विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। सिंपल सा, देखो, पॉइंट ये है कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। तो क्या हमारे प्लस पॉइंट क्या है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट क्या है आपके पास विविधता को? तो सबसे पहली बात है, विविधता का पहला पॉइंट है, ज्ञान को बढ़ाती है। जैसे कहानियों की विविधता। सिंपल सी एक बात रखो, सिंपल सी है कि अगर कोई व्यक्ति को एक ही कहानी सुनाई जाए, तो व्यक्ति को नया ज्ञान मिलेगा ही नहीं। उसको सुनाओ, एक राजा के 7 रानियां थी, उनकी ये कहानी थी, दूसरे दिन भी आई वो अम्मा, किसी माँ को, माँ किसी बेटे को सुनाती है आज ये कहानी, पर दूसरे दिन भी वही सुनाती है, तीसरे दिन भी वही सुनाती है। तो अगर विविधता में एक ही कहानी रहेगी, विविधता एक जैसी रहेगी, तो उस व्यक्ति का ज्ञान सीमित रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति केवल, अगर मैं बात बोलूं, कोई व्यक्ति है जो केवल एक गांव में रहता है और उस गांव से बाहर नहीं निकला, उसने कुछ नहीं देखा, और वो गांव की ही चीजों को देख रहा है, सिर्फ उसने खेती को ही देखा है, या सिर्फ उसने
शहर में रह करके शहर में रह करके केवल व्यापार को ही देखा है, तो खेती के बारे में नहीं समझ पाएगा, वो व्यापार के बारे में नहीं समझ पाए। जितना ज्यादा आपके समक्ष वैकल्प होंगे, जितने सारे आपके पास विविधता होगी, उतना ही आपका ज्ञान मजबूत होगा। एक तो ये ज्ञान को बढ़ाती है। सेकंड, एक कुछ कह रहा है, कहानी ज्यादा होंगी आपके पास, किताबें ज्यादा होंगी तो आपके पास ज्ञान ज्यादा होगा। सेकंड, जीवन में अवसर बढ़ाती है। विविधता जीवन में अपॉर्चुनिटी देती है आपको। क्या अपॉर्चुनिटी देती है? अगर कोई व्यक्ति, अगर वैसे मान एक एग्जांपल सिंपल सा, कि आर्थिक क्रियाकलापों की विविधता है तो व्यक्ति के पास ज्यादा हो। सिंपल। एक इसका ये हो गया कि विविधता इस तरीके से हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, जीवन हमें अवसर देती है। फिर तीसरा, तीसरा है विविधता आपके जीवन को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के त्योहार होते हैं, विभिन्न प्रकार की कहानियां होती है। तो विविध प्रकार की अगर मैं बोलूं, तो ये कहता है एक और रीजन इसमें है कि विविधता आपके जीवन में ज्ञान तो बढ़ती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है, बल्कि विविधता आपके व्यक्तित्व को विकसित करती है। विविधता आपके व्यक्तित्व को विकसित करती है। जैसे अगर धर्म ज्यादा है तो आप हर धर्म का सम्मान करेंगे, अगर त्योहार ज्यादा है आप हर त्योहार मनाएंगे, अगर वैचारिक विविधता है तो आप हर विचारधारा का सम्मान करेंगे, तो आपके मन में सहिष्णुता जैसे विचारों का समावेशन होता है। ठीक है ना? तो विविधता व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि कैसे व्यक्तित्व विकास करती है क्योंकि इसमें धार्मिक, भाषाई, विविधता व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यक्तित्व में क्या करती है? व्यक्ति के व्यक्तित्व में अगर बात करें तो सहिष्णुता, समन्वयता, अनुशासन जैसे मूल्यों को सिखाती है। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण रखिए आप, सिंपल सा, कि पश्चिमी समाज है, वो पश्चिमी समाज में धर्म धर्म भी एक, भाषा भी एक। जैसे अमेरिका में, जैसे मैं बात करूं ब्रिटेन में, भाषा एक अंग्रेजी, धर्म एक ईसाई, और राष्ट्र एक उनका, उनके वहां विविधता ही नहीं है। अब विविधता नहीं होने की वजह से वहां धार्मिक सद्भावना जैसा कोई विचार ही नहीं है, वहां धार्मिक सद्भावना जैसा कोई विचार नहीं है, वहां पंथ निरपेक्षता जैसा विचार तो वो लेके आए जबरदस्ती, वो है नहीं वहां पे। तो इस आधार पर विविधता किसी भी व्यक्ति में, घास में वसा विविधता व्यक्ति में अनुशासन को सिखाती है। ये बात ध्यान रखना। अगला पूछा है भारत में विविधता, तो ये सिंपल सा है, भारत में विविधता की बात कर रहा है कि भारत में विविधता किस तरीके से पाई जाती है, तो आप सिंपल सा इसको देख लेंगे। जैसे सिंपल सा विविधता का एग्जाम्पल इसमें दिए कि देखो, एक व्यक्ति गीत गा रहा है, एक अदालत में एक शादी के लिए अदालत में दस्तखत रजिस्टर करा रहा है, एक झारखंड में एक दूसरे को जौहर कर रही, कोई मीट और सब्जी खाल का बिरयानी करा रहा है, और कोई मणिपुर की औरतें फनेक पहनना पसंद करती है। तो ये भारत में देखा रहा है कि भारत में किस तरीके भाषाई, सांस्कृतिक, रहन सहन, खान पान, सब चीज की विविधता है। तो अगला टॉपिक है भारत में विविधता। और इसी विविधता को बोलते हैं उप संस्कृतियां। एक तो थी राष्ट्रीय संस्कृतियां,
ऐसी संस्कृति जो मुख्यतः ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वह एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति होती है। जैसे ब्रिटेन में एक भाषा, एक धर्म, एक राष्ट्र। ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन भारत में इसकी चीजें अलग है। भारत में अभी तक राष्ट्र नहीं बना भारत ढंग से। राष्ट्र जिसका एक भाषा हो, भारत की एक भाषा नहीं है, क्योंकि भारत में विविधता है। तो एक दूसरा पार्ट होता है उप संस्कृतियां। उप संस्कृति का मतलब होता है क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय विविधता। तो ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, सब क्षेत्रीय पहचान और उप संस्कृतियों की ही पहचान है, जिसमें ये एग्जाम्पल देख के आपको बता रहा है। ये एग्जाम्पल देके बता रहा है एक विविधता को कैसे समझा रहा है। देखो, करीब 200 वर्ष पहले जब एक रेल, हवाई जहाज, बस इत्यादि हमारे जीवन में नहीं थे, और लोग एक दूसरे लोग कोई जहाज में, घोड़ों में, ऊंट पर या पैदल चलकर जाते थे, तो अक्सर ये यात्रा खेती और बचने के लिए, अब से कोई भी व्यक्ति बाहर जा रहा है, यात्रा कर रहा है, तो यात्राओं का एक उद्देश्य था। कोई व्यक्ति व्यापार के लिए यात्रा कर रहा है, कोई व्यक्ति जमीन की तलाश में यात्रा कर रहा है, कोई व्यक्ति आजीविका के लिए यात्रा कर रहा है। इसलिए लोग लंबे समय तक काफी एक दूसरे स्थान पर जाते थे। ठीक है। तो यहाँ एक सिंपल सा पॉइंट उसने लिया गया है कि व्यक्ति अपने स्थान से क्यों जाता था। ठीक है ना, वो आपका एक पॉइंट यहाँ लिया गया है, सिंपल सा। जब लोग नई जगह जाते हैं, आप सभी जानते हैं, पहला पूछा कि एक व्यक्ति एक स्थान से क्यों जा रहा है। आपको समझने के लिए, व्यक्ति किस लिए जाता है। व्यक्ति या तो रोजगार के लिए जाता है, जैसे आज शहरों में आ रहा है। व्यक्ति कैसे जाता है, व्यक्ति व्यापार के लिए जाता है, कोई दूसरे क्षेत्र में जाके व्यापार कर रहा है। या व्यक्ति की जो अवसर अपनी आजीविका के लिए जा रहा है। कोई व्यक्ति खेती छोड़ दी, अकाल पड़ गए गांव में, तो शहर में कमाने के लिए जा रहा है। तो वही कह रहा है कि दूसरे स्थान पर जा रहे हैं व्यक्ति। तो जब व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहां दूसरी संस्कृति के साथ उसका मत होता है। इससे संस्कृतियों में समरसन बढ़ता है और इससे विविधताएं बढ़ती है। जैसे, यानी कि ये कह रहा है कि विविधता कैसे बढ़ती है। तो विविधता बढ़ने का एक तरीका होता है प्रवासन। प्रवासन से विविधता बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन से, संचार के साधनों से, वैश्वीकरण से, इनसे क्या है, विविधता को बढ़ावा मिलता है। तो ये संस्कृति है, इनको हम और आगे डिस्कशन करेंगे। अब अगला हमारा ये टॉपिक है कि विविधता को बढ़ावा, विविधता। तो विविधता को बढ़ावा देने वाले कारकों की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, देखो आपके ये कारक है, ये भौगोलिक कारक है, ये इसको भी आगे देखेंगे हम। भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक के बजाय आपके आर्थिक कारक भी है ना। आपके ऐतिहासिक कारक भी, आगे समझेंगे इनको, डोंट वरी। अब आप एक छोटी सी चीज सोचिए कि एक छठी क्लास की एनसीईआरटी, छठी क्लास की, और वो छठी क्लास की एनसीईआरटी आपके डाइवर्सिटी के टॉपिक को क्लियर कर रही है। तो आपको डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए कोई विजन के नोट्स या कोई क्लास नोट्स कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे सारे। और यहाँ आपको उदाहरण और मिलेंगे, यहाँ आपको एग्जाम्पल और मिलेंगे। लेकिन आप बस बने रहिए इस चीज के साथ। आपको निकालनी है कि इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है इससे। ये सिंपल है, देखो अब विविधता को समझते बहुत लोग हैं। विविधता को ये भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक है, ये सभी कारक है, अन्य कारक। लेकिन विविधता का निर्माण कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई भारत में भौगोलिक विविधता है, कि कश्मीर में बर्फ पड़ती है, राजस्थान में सूखा, गर्मी पड़ती है, ये विविधता है। ठीक है ना।
इसी प्रकार से कश्मीर के लोग अलग है, भारत के लोग अलग है, कश्मीर की मतलब कश्मीर के लोगों की कल्चर अलग है, राजस्थान के लोगों की कल्चर अलग है, और ये दक्षिण भारत के लोगों का कल्चर अलग है, जिनके रहन सहन खान पान हर चीज में विविधता है, हर चीज अलग है। लेकिन ये विविधता एक साथ देखेगी कैसे? कोई कश्मीर में रह रहा है वो व्यक्ति तो बहुत पहले से रह रहा है, केरल में रह रहा है व्यक्ति बहुत पहले से, लेकिन केरल और कश्मीर के व्यक्ति के बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो विविधता का रूप ही नहीं ले पाएगी। कश्मीर कश्मीर तक सीमित रह जाएगा, केरल केरल तक सीमित रह जाएगा। इसलिए ये कहा है कि विविधता का विकास, अगर मैं बात करूं, को बढ़ावा देते हैं। एक तो संचार संबंध, एक प्रवासन। प्रवासन कैसे देता है कि भाई कोई व्यक्ति गांवों में है और वो शहरों में आएगा, गांवों में आने वाले व्यक्ति की रहन सहन अलग है, शहरों में आने वाले व्यक्ति की। तो एक दिल्ली है, अब दिल्ली को आप एग्जांपल देखो, दिल्ली को देखो, दिल्ली में दुनिया की सारी कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग भी हैं, उत्तर कश्मीर के लोग हैं, राजस्थान के लोग, मारवाड़ी लोग हैं, दक्षिण भारत के केरल के लोग हैं, और दिल्ली की इसलिए कल्चर में डाइवर्सिटी है। तो दिल्ली की कल्चर डाइवर्सिटी के साथ, लेकिन मैं वही बात बोलूँ कि जैसलमेर की कल्चर डाइवर्सिटी में नहीं है, तो जैसलमेर में जैसलमेर के लोग रह रहे हैं। तो विविधता को बढ़ावा देने में माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, संचार के साधनों का बड़ा रोल है। और वही आपको ये बता रहा है, ये समझा रहा है कहानी की तरफ। ये इनको आपको देखो, इसकी एक खास अच्छी बात है, एनसीईआरटी को समझाती है आपको कि देखो भाई, एक व्यक्ति जब दूसरे स्थान पर जाएगा, दूसरे स्थान पर दूसरे व्यक्ति भी आएंगे, और व्यक्ति आएंगे तो उनकी एक तरह से भाषा, उनका धर्म, उनका रहन सहन, उनकी हर चीज एकदम से अलग अलग होगी। और जब उनकी हर चीज अलग होगी तो विविधता दिखाई देगी। अब गांव में रह के तो विविधता दिखेगी, गांव में तो आपको धोती कुर्ता वाला आदमी दिखेगा, लेकिन शहर में आओगे तो लुंगी वाला भी दिखेगा, जीन्स वाला भी दिखेगा, और अदर तरह का भी दिख सकता है। आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है ना? तो वहां डाइवर्सिटी अलग होगी, ठीक है, तो ये समझ गए यहाँ तक? तो विविधता को बढ़ाने वाले कारक संचार के साधन हो गए, प्रवासन हो गया, और प्रवासन के कई कारण हो सकते हैं, कह रहा है प्रवासन कोई व्यक्ति आजीविका के लिए जाता है, कोई व्यक्ति प्रवासन के काम की तलाश के लिए जाता है। तो यहाँ टॉपिक प्रवासन का भी क्लियर कर सकते हैं कि माइग्रेशन के कारक कौन कौन से, आजीविका के लिए, शिक्षा के लिए, यात्रा प्रवासन के लिए। कुछ लोग युद्ध युद्ध की वजह से चले जाते थे, जैसे अफगानिस्तान, और आपको देखा जा सकता है, आपको अफगानिस्तान में देखो, रूस यूक्रेन संकट के बाद देखो कि प्रवासन किस तरीके से बढ़ा। अभी वर्ल्ड ट्रेंड रिपोर्ट आई थी 2022 की, उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रवासन हुए। दुनिया में कम से कम 150 मिलियन लोग प्रवासन से शामिल हुए। तो वो सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी है, तब जाके आपको टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन मेंस में आया, वो बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब इतिहास में देखें तो इतिहास की वजह से विविधता बढ़ती है भाई। हम देखें इतिहास से पता चलता है कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने भी भारत जीवन की संस्कृति में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि इतिहास देखें तो पता चलता है कि किस तरह भिन्न विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आभार, यानी कि अलग अलग संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसी प्रकार भूगोल भी बता रहा है, ये इतिहास बता रहा है, भूगोल भूगोल बता रहा है। अब भूगोल कैसे, ये आपको भूगोल बताता है कि भूगोल किस तरीके से विविधता को बढ़ावा देता है, ठीक है ना? तो अब देख रहे हैं, अब देखते हैं तो इनको विस्तार से देखते हैं, निको जो ऊपर मैंने लिखा है। पहला सिंपल सा एक टॉपिक है कि भूगोल व विविधता, कि भूगोल किस तरीके से विविधता को बढ़ावा देता है। तो भूगोल विविधता को देने वाला एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है आपकी भूस्थलाकृति। जैसे एक और पहाड़ी क्षेत्र, एक और मैदानी क्षेत्र, इन दोनों की संस्कृति एकदम अलग है। पहाड़ी क्षेत्र के लोग होंगे, वहाँ कृषि कमजोर होती है, इसलिए वो मांस मीटों पर ज्यादा डिपेंड रहेंगे। मैदानी कल्चर है, वहाँ कृषि अच्छी होती है, इसलिए वो लोग खान पान के अंतर्गत अपना रखते हैं। पहाड़ी लोगों का पहनावा वाला होगा क्योंकि सर्दी पड़ती है, मैदानी लोगों का पहनावा वाला होगा। तो भूगोल किस तरीके से, भूगोल भूस्थलाकृतियाँ किस तरीके से आपको बढ़ावा देती है। तो इसमें आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो गया लद्दाख, और ये मान लें केरल, केरल का कोच्चि मान लें, कोई भी मान लें, मैदानी क्षेत्र। केरल में पहाड़ी, लेकिन मोस्टली केरल कई पार्ट मैदान ले लो, कुछ भी ले लो, वही है। तो ये कह रहा है कि देखो, देखो ये कह रहा है कि वहां के जिस समुद्र के पास रहने वाले लोगों और पहाड़ी के पास रहने वाले,
इसने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे ये पहाड़ी हो गई, इसको मैं शब्द बोल सकता हूँ भूसला कहते हैं। जैसे ये मैं इसको मैदानी सबसे अच्छा है, इसको मैदानी से अच्छा है, मैं इसको दे दूं समुद्री क्षेत्र। और यहाँ केरल का एग्जाम्पल है। तो देखो भूस्थला कहते हैं किस तरीके से आपकी विविधता को समझ। तो दो कारक है, ये कह रहा है कि भूगोल और इतिहास। भूगोल और इतिहास किस तरीके से आपकी विविधता को बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपको याद पता होना चाहिए। कैसे विविधता को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो देखो भूस्थल करते हैं इस तरीके से बढ़ा दिए। अब इतिहास को भी समझते हैं, तो देखो समझ लो। सिंपल सा पढ़ो, सिंपल से जाओ आराम से। ये शब्द तो आपको सब देख रहे होंगे, देखो चाहिए। ये एक और है आपका लद्दाख। इस क्षेत्र को आपको नोट्सों में डाल देते हैं, ताकि आपको नोट्स में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। देखो सिंपल सा चित्र डाल देते हैं। देखना चाहिए थोड़ा सा आपको। ठीक है ना। और इधर आपको देखा देते हैं। इधर ठीक है ना। तो ये आपके पास दो है। ये आपको दिख रहा है लद्दाख, जैसे भूसला करते में देखा गया है। ये है आपका लद्दाख, और ये है आपका केरल। ठीक है ना। अब इन दोनों के आधार पर इसने एक घटना घटित की है कि जम्मू कश्मीर की लद्दाख की संस्कृति और लद्दाख की संस्कृति के निर्माण में भूगोल ने किस तरीके से भूमिका निभाई है, और केरल की संस्कृति के निर्माण में किस तरीके से भूगोल उसने भूमिका निभाई, वही आपको समझना है। देखो सिंपल सा। देखो सबसे पढ़ते हैं हम केरल की घटना, जम्मू कश्मीर की घटना। लद्दाख की पढ़ते हो, लद्दाख की। तो लद्दाख के बारे में अब देखो, ऐसे महसूस नहीं ये इसने केस स्टडी दिए दो। अगर आपसे पूछा जाए कि विविधता को बढ़ाने में, मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा कि विविधता को बढ़ाने में इतिहास और भूगोल की भूमिका की व्याख्या कीजिए, तो आपको ये दो केस स्टडी उस क्वेश्चन का जबरदस्त आंसर देने में सहायक है। जैसे एक है आपका लद्दाख के साथ। तो लद्दाख की अगर मैं बात करूं, तो लद्दाख आप सभी जानते हैं ये क्या है लद्दाख। लद्दाख की अगर भूगोल देखें मैं, देखो भूगोल, लद्दाख का भूगोल देखो। भूगोल क्या है आपका लद्दाख का, रेगिस्तानी है। भूगोल क्या है लद्दाख का आपको पता है। और रेगिस्तानी है तो कम खेती होती है। ठीक है ना? और कम खेती होती है। ठीक है ना, ये पहाड़ी भी है, रेगिस्तानी भी है, पहाड़ी है। और यहाँ बर्फबारी भी रहती है, बर्फ रहती है। अब बर्फ रहती है, आप सिंपल से समझो। बर्फ रहती है तो ये ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति के पार्ट क्या है, पश्मीना शॉल। ध्यान रखना, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो पश्मीना शॉल कहाँ की है, लद्दाख की है। ये प्री का क्वेश्चन पूछा गया है कई स्टेट विशेषण में कि पश्मीना शॉल कहाँ का है, तो पश्मीना शॉल आपके लद्दाख का है।
तो यही कह रहा है, देखो किस तरीके से बर्फ होती है, बर्फ की वजह से उन्हीं वस्तुओं से इनकी संस्कृति निर्माण होता है, जिसको इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो मेरे भाई इसी तरीके से हमें आपको पढ़ना है, मुझे राम को। ठीक है ना? ये हो गया। आगे कह रहा है कि लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है, और ये पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है लद्दाख में। इकट्ठे कर कश्मीर के व्यापारी भेजते हैं, मुख्यतः कश्मीर पश्मीना शॉल बुनी जाती है। तो ये एक पश्मीना शॉल की पूरी घटना होती है कि वहाँ बर्फ पाई जाती है, वहां पर एक इसलिए वो भेड़ पालते हैं, क्योंकि भेड़ के भेड़ है वो बर्फ में आसानी से रह सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर वो ऊन पाई जाती है। ठीक है ना? अब इससे इनकी संस्कृति बनी। इससे इनका देखो खान पान, इससे क्या है खान पान, देखो इनका खान पान क्या करा है। लोग दूध के बने पदार्थ एवं मांस खाते हैं। मांस, ये इन्हें खान पान है। और रेगिस्तान का मतलब है, ये नहीं कि ये व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते, मतलब रेगिस्तान भी है। और रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं, रेगिस्तान किस तरीके से, रेगिस्तान किस तरीके से आपके इसको समझने में काम करा, देखो। देखो ये देखो, सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ ये इसका जो ये एक चीज खान पान, इसके अलावा यहाँ एक चीज और है, यहाँ की चीजों को समझो, देखो लाल पेन से मैं आपको समझा रहा हूँ। लद्दाख व्यापारिक मार्ग रहा है, और जिसकी वजह से इसका व्यापार होता था। हम्म। और लद्दाख के रास्ते ही इससे देखो, लद्दाख से बौद्ध धर्म, लद्दाख से बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा, तिब्बत पहुंचा। और इसका कारण क्या है, इसका सिंपल सा कारण है। अगर आप देखिए, अगर ये चीज नहीं होती, अगर लद्दाख में चीजें नहीं होती, अगर लद्दाख का भूगोल इस तरीके का नहीं होता कि वहां से वो एक सकला रास्ता नहीं जाता, वहां से रास्ता नहीं जाता तिब्बत के लिए, तो ऐसी दिक्कत आ जाती। इसलिए व्यापारिक मार्ग नहीं होता, तो लद्दाख से बौद्ध धर्म तिब्बत में, इसलिए धार्मिक विविधता बढ़ा है। इसलिए लद्दाख के रास्ते से बौद्ध धर्म पहुंचा। करीब 400 साल पहले यहाँ लोग इस्लाम धर्म से भी परिचय हुए, है ना? और देखो, इसी व्यापारिक मार्ग से, ध्यान रखना, इसी व्यापारिक मार्ग से, इसी व्यापारिक मार्ग से मुसलमान धर्म, इसी व्यापारिक मार्ग से मुसलमान धर्म लद्दाख में आया। इससे क्या हुई, या धार्मिक विविधता बढ़ी। तो अब आप बता सकते हो कि भूगोल किस तरीके से सांस्कृतिक विविधता, भूगोल किस तरीके से आजीविक आर्थिक विविधता, और भूगोल किस तरीके से उनके पहनावे रहन सहन को लेकर के विविधता को बढ़ावा दे सकता है। एक केस स्टडी आपके सामने ये खुलेगी। ठीक है ना? ठीक है, आज जो एक चीज होती है, एक शब्द, अब देखो ये कीवर्ड है, केस, ये देखो, केसर सागा। केसर सागा में अगर बात बोलूं, ये तिब्बत का ग्रंथ क्या है, तिब्बत का ग्रंथ है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना ये तिब्बत का ग्रंथ है, जो मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग नाटक के रूप में इस ग्रंथ का यूज करते हैं। अर्थात लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह किया है। ये क्या है, गानों एवं कविताओं का संग्रह, जो लद्दाख में। सिंपल हो गया, केसर साग। तो ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ये पश्मीना सॉल, ये प्री के फैक्ट हो सकते हैं आपको। ठीक है, ये तो था केरल की स्टडी कि किस तरीके से केरल में
मुख्य रूप से व्यापारिक मार्ग से दूसरे विदेशी यहाँ आते हैं, और विदेशी आने की वजह से यहाँ पर इस्लाम धर्म आता है, किस तरीके से यहाँ पर विविधता का निर्माण होता है। इसलिए इतिहास और भूगोल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आता है केरल। दूसरी स्टडी आती है केरल की घटना। केरल की स्टडी की अगर मैं बात करूं, सिंपल आपको पता है केरल क्या है, दक्षिण पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, पहाड़ से घिरा हुआ है। तो भूगोल क्या है इसका, सिंपल। भूगोल क्या है? पहाड़ियां और समुद्र। पहाड़ियां और समुद्र है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर कृषि मसाले की होती है। जबकि जम्मू कश्मीर में मसाले की खेती नहीं हो सकती, जम्मू कश्मीर में खेती बहुत कम होती थी। और इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मसाले की वजह से व्यापारियों का आकर्षण रहा है। और व्यापारियों का आकर्षण अगर देखें तो व्यापारियों का आकर्षण सबसे पहले अरबी कैसे रहा, केरल में अगर देखें तो व्यापारियों का आकर्षण सबसे पहले, सबसे पहले आए अरबी, फिर आते हैं यहूदी, और ये व्यापारी आते हैं। आप सभी जानते हैं, पहले अरबी लोग आते हैं, यहूदी आते हैं, ईसाई तो बहुत बार मारे। इसके बाद यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था संत थॉमस 2000 साल पहले। यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है ये, सेंट थॉमस का। तो सेंट थॉमस का ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। ये सेंट थॉमस की जो कहानी है पूरी ये है। तो इसके बाद इसमें आते हैं, ये आ गए। इसके बाद इसमें आता है सेंट थॉमस आता है। सेंट थॉमस ये आता है 2000 वर्ष पूर्व, है ना। और ईसाई धर्म को लेके आए भारत में, ईसाई धर्म को लेकर के आए आने का सब। हाँ, ईसाई धर्म को लाने का श्रेय इसी को दिया जाता है। ईसाई धर्म को लाने का श्रेय सेंट थॉमस को दिया जाता है। सिंपल। इसके बाद आता है, इसके बाद अरब व्यापारी आते हैं, सिंपल। और अरब व्यापारी इब्न बतूता आता है, इब्न बतूता, ठीक है ना। और ये इससे क्या होता है, मुसलमान धर्म का प्रसार होता है। मुसलमान धर्म आता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें आते हैं यहाँ पर वास्को डिगामा आते हैं। ये सभी क्यों आते हैं, ये सभी आने के पीछे क्या है, आपका भूगोल। अगर समुद्र नहीं होता तो केरल में पहुंच नहीं पाते। फिर चीन के व्यापारी आते हैं। क्या आते हैं? चीनी व्यापारी आते हैं, है ना। और इनसे, इन सभी से केरल में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध धर्म की विविधता है, ठीक है। ठीक है, इसकी वजह से, इसके अलावा व्यवसायिक विविधता, जैसे मत्स्य पालन की व्यवसायिक विविधता, ठीक है ना।
इसके बाद चीनी शब्द ये हो गया। और एक दूसरी बात, यहाँ पर कृषि उपजाऊ होती है, तो कृषि उपजाऊ की वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जमीन और जलवायु बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए कृषि उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए केरल में ये देखने को मिलेगा। और केरल का त्योहार आप सभी जानते हैं, केरल में मनाया जाता है ओणम, विशेषकर। अब देखो, यहाँ के त्योहार भी अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्रतियोगिता, अब ये कश्मीर में तो होगी नहीं ये प्रतियोगिता। कश्मीर में होगी तो किसकी होगी? भेड़ों की दौड़, ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है ना? तो यहाँ की चीजें वहां की चीजों में अलग अलग है। ठीक है ना? तो ओणम त्योहार मुख्यतः केरल में है, केरल का त्योहार। ठीक है, ये चीज आपको देखनी। अब ये दो चीज देखी, और उनके माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से आप ये पूरी कटाई समझ सकते, किस तरीके से दोनों का भूगोल आपको किस तरीके से बता रहा है, किस तरीके से विविधता का निर्माण होता है। ये चीज आपको दिखाई गई यहाँ, ये आपको यहाँ दिखाई गई है। इस तरीके से भारत में देखा होगा आपने कि भारत में किस तरीके से अलग अलग उप संस्कृतियां डेवलप होती है। केरल की संस्कृति एकदम अलग है और लद्दाख की संस्कृति अलग है, जिसका कारण है क्या आपको पता है? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका वहां का भूगोल। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ से, क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ यूपीएससी का भी सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, सिंपल सा। इतिहास एवं भूगोल, क्योंकि इस बार आपसे पूछा था ना, एक सिंपल सा जीएस क्वेश्चन आया था कि भूगोल किस तरीके से इतिहास को प्रभावित करता है, इतिहास का निर्माण करता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, इतिहास एवं भूगोल विविधता का किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, विविधता का किस प्रकार से निर्धारण करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसको आपको जो भी हमारे साथ जुड़े हो 250 शब्दों में इसको लिखो। इस तरीके से आपको हम आंसर राइटिंग भी साथ में करवाएंगे इसमें, और एक बहुत अच्छे से। इसलिए इस बैच में टाइम है, इसका पूरा शेड्यूल पूरी डिटेल आपको जल्दी ही शेयर, और जल्दी शेयर कर दी जाएगी। आपको बस समझना है कि कैसे इसका इंपॉर्टेंट है, कैसे ये यूज होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। तो वो है। अब आपको एक यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसको इसमें डिस्कशन करते हैं। उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा, उससे ज्यादा आंसर आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा डायरेक्टली, आपको यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ। कुछ बड़ा कर दें। एक मिनट। एक मिनट, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है 2019 में। ये आपको है जीएस, अगर मैं बात करूँ इसकी, है ना? ये जीएस फर्स्ट 2019 में देख लो, 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो अभी आपको मैंने उदाहरण दिया है, लद्दाख का, केरल का, ये क्या है? ये लघु सांस्कृतिक
क्षेत्र है, और इसी को बोलते हैं हम उपराष्ट्रीय संस्कृति। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों की आंसर राइटिंग हमेशा कैसे कैसे, इसका आंसर राइटिंग अगर मैं करना हूं तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको विविधता के बारे में बताना चाहिए। महत्व बता दो। ठीक है। मेन बॉडी में उपराष्ट्रीय संस्कृतियां, लघु भारत के क्षेत्र। ठीक है ना। और इसी में मैपिंग बना दो। मैपिंग में दिखा दो, जैसे जैसे ये केरल, ये कश्मीर, ये थार, पूर्वोत्तर, मध्य भारत। और इनका फिर आपको इनकी विभिन्नता बतानी, जैसे लद्दाख की और केरल की विभिन्नता बताई इस तरीके से। ठीक है ना। और निष्कर्ष कि विविधता में एक। तो आपको ये जो यहां से आपको जो चीज बताई गई है, ये जो आपको दिख रही है, ये जो लद्दाख और केरल का जो एग्जाम्पल दिया गया है, वही आपका ये क्वेश्चन का आंसर था इसका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, तो है केरल, लद्दाख का उदाहरण इसमें दिया गया। यहाँ पर संस्कृति अलग है, आजीविका अलग है, और वो अलग। ठीक है ना। और उसी तरीके से आपको आंसर देना है कि किस तरीके से भारत में लघु भारत। तो दोस्तों इतना ही है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको जल्दी चैप्टर को खत्म कर देंगे, ज्यादा चैप्टर नहीं है बड़ा। ठीक है ना। एक्चुअली में ठीक है ना, ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो ही गया है भारत में। अब थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको, थोड़ा सा होता है। अब विविधता में एकता की बात करें। क्या हो रही है, विविधता में एकता। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे चलो, इसको कर ही देते हैं, छोटा सा तो बचा है इसलिए मैं इसको रोक नहीं रहा, पूरा ही कर देता हूँ। अब आगे आ रहा है विविधता में एकता, कि भारत में विविधता में एकता कैसे दिख रही है। तो भारत में विविधता में एकता दिखाने के कई तरीके दिख रहे हैं इसमें, जैसे ऐतिहासिक तरीके दिख रहे हैं। जैसे ये नाटक भी देखे हैं, ये क्या है, नाटक भी दिया गया है कहानी के माध्यम से। विविधता में एकता। दिन खून के हमारे दिन खून के हमारे प्यारे ने भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ठीक है ना। तो ये किसी की कहानी है, किसी ने लिखा है, ये भारतीय जन नाटक संघ के द्वारा लिखा गया था ये, कि विविधता के बारे में इसने बताया है, भारत में विविधता एकता कैसे। तो भारत में विविधता में एकता की अगर मैं बात करें, तो इसका कारण है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे वो 1857 की क्रांति, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो। तो हमारा जो विविधता में एकता है वो एक ऐतिहासिक है, वो 1857 क्रांति में हो, या असहयोग आंदोलन। एग्जाम्पल से बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यही विविधता बता रहा है ये, कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर के लड़े। हम बहुत सारी विविधताएं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध हम एकजुट लड़के, तो ये अब क्या है, विविधता की एकता है, ऐतिहासिक विविधता में एकता। ठीक है ना? ये चीज आपको लिखना है। देखो ये स्वतंत्रता मम, एक साथ लड़े, एक जैसे लड़े। ये क्या है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है ना। ऐतिहासिक है। और भी एग्जाम्पल बताओ, संवैधानिक। संवैधानिक में अगर मैं बात करूं, तो आर्टिकल 19 में आर्थिक, व्यापार, आजीविका,
निर्वासन, रहन सहन। हम भारत में कहीं जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं व्यापार कर सकते हैं, यही तो एकता है। ये सोचते हैं। ठीक है ना। कानूनी और भी चीजें, लेकिन इस तरीके की विविधता हमारे यहाँ देख रही संविधान में है, आर्टिकल 90 में है। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 300 में है, इसके थ्री आर्टिकल 3 अनुच्छेद 300 में। इसके अलावा नागरिकता, नागरिकता में भी विविधता, हमारी एकता है नागरिकता। राष्ट्रीय प्रतीक में है। ये सब क्या है, लेकिन विविधता में एकता के बारे में ये दो चीज आपको रविंद्रनाथ द्वारा, ये तो आपको पता ही है। रविंद्रनाथ द्वारा राष्ट्रगान किया गया था, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ये आपसे यहाँ लिखना ही है, कि आपको थोड़ा सा ये सब पता है। एक कोट लिख लो, विविधता पे अगर कभी निबंध आए तो एक कोट लिख सकते हो। विविधता पर नेहरू जी का कोट लिख सकते हो। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, विविधता पर नेहरू जी का कोट लिख सकते हो। और नेहरू जी ने किस में लिखा है, ये अपनी नेहरू जी की किताब है, नेहरू जी की बुक का नाम है, उस बुक का नाम भारत की खोज। तो ध्यान रखना, ये नेहरू जी की बुक है, भारत की खोज। ठीक है ना। और आपको इसमें लिखना है, ये कह रहा है कि भारत में एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि वह बहुत गहरी चीज है, जिसके अंदर अलग अलग तरह का विश्वास और प्रथाएं और उसमें विविधता की पहचान प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया है। तो इसमें देखो, नेहरू जी का कोट है, उसको लिखो। सिंपल सा लिखना है आपको। हम्म वो कैसे लिखना है, सिंपल सा, कि देखो, भारतीय एकता, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी नहीं गई, हमने थोपी नहीं, बल्कि हमारे अंदर से है। क्योंकि हमने शुरू से ही लोगों को विविधतापूर्ण देखा है, लोगों के विचारों को देखा है, तो हमारे अंदर से है। तो भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं, प्रथाओं को स्वीकार करने की क्षमता है। स्वीकार, प्रथाओं को स्वीकार करने की क्षमता नहीं, भावना है। तो ये नेहरू जी का ये कोट है, आपको विविधता वाले क्वेश्चन में कहीं भी इसको डाल, विविधता वाला जो भी आपका ऐसे आएगा वहां कहीं भी आप डाल, अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना। इसमें विविधता को पहचानना और इससे इससे विविधता को पहचानना, विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है।
इस तरीके से पहला टॉपिक चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आपको आंसर क्वेश्चन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो कई बार थोड़ा सा, कि गांधी जी का ये जो नेहरू जी ने बोला है तो किस तरीके से इस व्याख्यान को आप शुरू कर सकते हो। ये आप दो तीन चीजें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी आदत लिखने के लिए, इससे कि आप शब्दों का चयन यूज कर सको बहुत अच्छे से। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि आपको हम सामने ही लिख के बताएं और ये नोट्स फिर आपके साथ शेयर किए जाए। इसमें फैक्ट भी आ गए आपके और इसमें कॉन्सेप्ट भी आ गए आपके। फैक्ट आपके चाहे एक प्री के फैक्ट है जो इसमें थे अवेलेबल, इसमें कोई भी प्री का फैक्ट आपके सामने नहीं बचा, सारे प्री के फैक्ट आपके आ गए। तो जैसे जैसे टॉपिक होगा उसमें जितने फैक्ट होंगे उतने ही हम फैक्ट इसमें लेंगे, अनावश्यक चीजों को इसमें नोट डाउन नहीं करेंगे। जो कहानी है उसको सिर्फ समझने के लिए प्रयोग करेंगे, उसको हम लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके पीवाई को भी सॉल्व करवाए। जैसे ये पीवाई को आपका डायरेक्टली आया, ध्यान रखना इस टॉपिक को पढ़ करके इसमें से आप अच्छे नंबर ला सकते थे। 15 में से 60-8 तक पहुंच, 7 to 8 आप अच्छे नंबर ला सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग को इस चीज से जोड़ा जाए, क्योंकि लोग इसका यूज करेंगे तो आप ज्यादा से अच्छी तरीके से इसका फायदा उठा पाएंगे। और गारंटी है यदि आपने बेहतर तरीके से इसका यूज किया, इसको समझा और प्रयोग किया, तो डेफिनेटली आपका प्री और मेंस दोनों बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो मैं आपको पहली जो सीडी बताता हूँ एनसीईआरटी की, वो पहली सीडी है। उसके बाद हम आपको इसमें कुछ एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के अलावा कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स है वो आप पढ़ें। लेकिन अगर ये पढ़ लिया आपने, उसके बाद उन बुकों के साथ अगर आप पढ़ोगे, टॉपिक के नोट्स पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ज्यादातर टॉपिक आप क्लियर हो जाएंगे। अब इस टॉपिक के बाद आप जाइए और जाने के बाद क्या कर सकते हो आप, कि विविधता वाले टॉपिक की मोस्टली चीजें हैं उनको यहाँ से क्लियर कर सकते हो, कुछ चीजें फिर करंट में से क्लियर कर सकते हो। तो आपका सोशल इशू का विविधता वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एक इस किताब से। ठीक है, तो जो कि हम की रहेंगे आगे इस किताब में हम पढ़ेंगे ये गवर्नमेंट वाला मामला है, इसको पढ़ेंगे कि सरकार का निर्माण, इसमें थोड़ा सा समझते जाएंगे सरकार कैसे बनती है, सरकार क्या काम करती है, उस तरीके से इसको समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमने ये लिंक दिया गया इसके माध्यम से। टेलीग्राम पाने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, इसके माध्यम से आप टेलीग्राम पे आ सकते हो। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, वहां पर भी आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द बेस्ट।